Hello students. So our next topic is liquid states of matter. आपने गैसियस स्टेट्स के बारे में पढ़ा पीछे, उसके लॉज के बारे में। स्टार्टिंग में हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पढ़ी। अब ये जो लास्ट का टॉपिक है आपका जनरल सा कि लिक्विड स्टेट्स में क्या क्या हो, कैसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट आपके सिलेबस में है, ठीक है। और नेक्स्ट आपके प्रॉपर्टीज़ जो हैं और क्या क्या हो सकती हैं, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, डेंसिटी, वॉल्यूम, है ना, तो उनके बारे में पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लिक्विड स्टेट्स ऐसे स्टेट्स जो गैस और सॉलिड्स के इंटरमीडिएट्स हैं। क्या है? गैस और सॉलिड्स के इंटरमीडिएट हैं, ठीक है। और जो इनके बीच का इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है वो क्या होता है? लेस होता है किससे? गैसेस से, और ज़्यादा होता है लिक्विड सॉलिड से, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज जो हैं लिक्विड्स की वो इंटरमीडिएट होती हैं एज कंपेयर करें अगर हम उनकी प्रॉपर्टीज, तो गैसेस और सॉलिड्स के बीच में आती हैं उनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टीज जो हैं गैसेस की वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पे बेस है। किसके? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेस पे। सो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या बोलती है? लिक्विड्स आर कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मतलब जो लिक्विड है वो किससे कंपोज्ड है? स्मॉल पार्टिकल से, जिनको क्या बोला? मॉलिक्यूल्स। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर क्वाइट अप्रिशिएबल। मतलब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो एज कंपैरिजन टू गैसेस ज़्यादा है, ठीक है। एज कंपेयर टू द गैस द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर वेरी रिलेटिवली क्लोज टू ईच अदर। मतलब उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत क्लोज हैं एज कंपेयर टू गैसेस। गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं, एक्सपेंड कर जाते हैं, है ना। बट लिक्विड्स के क्या हैं? कंपैरिजन में थोड़े क्लोज हैं। द मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। मतलब वो रैंडम मोशन में है, वो मूव करते रहते हैं, ठीक है, कांस्टेंट है वो। The average kinetic energy of a molecules in a liquid is directly proportional to the absolute temperature. मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है उन मॉलिक्यूल्स की, काइनेटिक एनर्जी किससे होती है? कोलिजन्स की वजह से। तो उन मॉलिक्यूल्स की, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, ठीक है। इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेस पे जो है हम प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, लिक्विड्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। फर्स्ट बोला इन्होंने वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसा होता है लिक्विड का? डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। बट उसकी शेप डेफिनेट नहीं होती है। जिस भी कंटेनर में हम डालते हैं वो उसी की शेप एक्वायर कर लेता है। सो liquid is different from the gas because gas does not keep its volume, ठीक है। moreover the liquid remains confined to the lower part of the container in which it is placed while a gas remains distributed throughout the container। आप देखोगे गैस सिलेंडर में अगर हम गैस भरी हो तो वो पूरा का पूरा सिलेंडर का स्पेस एक्वायर कर लेगी। बट अगर लिक्विड्स को हम किसी कंटेनर में डाल रहे हैं, अगर आप पानी डालते हो गिलास में या जग में, तो आप देखोगे कि वो सरफेस पे, नीचे वाले सरफेस, लोअर सरफेस पे रहेगा, ठीक है, और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग यह ऊपर आएगा, ठीक है। तो यही बात की इन्होंने। दिस बिहेवियर ऑफ लिक्विड इज ड्यू टू द रीजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर क्वाइट close to one another and intermolecular forces of attraction are stronger as compared to the gas। इसका रीजन इन्होंने ये बताया कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्वाइट क्लोज हैं, ठीक है। कैसे? क्वाइट क्लोज हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हो आप, गैसेस, लिक्विड और सॉलिड्स। तो ये लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं क्वाइट क्लोज हैं गैसेस से, है ना।
तो इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होंगी गैसेस से। तो इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही जो है लिक्विड जो है एक्वायर करता है वॉल्यूम, नीचे रहता है, वो अपने मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखता है एक साथ, ठीक है। इसीलिए जो है ये ऐसा वॉल्यूम इनका डेफिनिट होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी। क्या है? डेंसिटी। सिंस द मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड आर मोर क्लोजली पैक्ड एज कंपेयर टू द गैसियस स्टेट। क्या बोला कि जो लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मोर क्लोजली पैक्ड हैं, किससे कंपैरिजन में? गैसियस स्टेट से। द डेंसिटी इन दिस मैटर इज एक्सपेक्टेड टू बी हायर एज कंपेयर टू द गैसियस स्टेट अंडर अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब किसी भी गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे जो है डेंसिटी उनकी ज़्यादा होती है कंपेयर किसके? गैसेस के। एग्जाम्पल इन्होंने ये बताया कि अगर 373 केल्विन टेम्परेचर ले लिया और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डेंसिटी ऑफ वाटर इज 0.958 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, while that of water vapors under similar conditions is 0.000588 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब जो वाटर वेपर्स, जो गैसियस फॉर्म है वाटर की, उसकी डेंसिटी बहुत कम है एज कंपैरिजन टू वाटर की जो लिक्विड फॉर्म में है। दिस मीन्स दैट डेंसिटी इन द लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर इज अबाउट 1000 टाइम्स हायर एज कंपेयर टू द गैसियस स्टेट। और ये इसका रीजन भी यही है कि जो डेंसिटी क्यों होती है इनकी ज़्यादा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को जो है बहुत क्लोजली पकड़ के रखा होता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है उसकी, ठीक है। नेक्स्ट कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है कि अगर हम कोई प्रेशर लगा रहे हैं किसी भी स्टेट पे तो वो क्या करेंगी? प्रेस कर जाएंगी, मतलब इकट्ठी हो जाएंगी। तो गैसेस पे हम प्रेशर लगाते थे तो वो एकदम से कंप्रेस हो जाती थी। लिक्विड्स आर मच लेस कंप्रेसिबल देन द गैसेस बिकॉज द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस आर लेस एज कंपेयर टू द गैसेस। इसका रीजन भी इन्होंने ये दिया कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस जो है बहुत कम है एज कंपैरिजन टू गैस। गैस की इंटरमॉलिक्यूलर का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, बट इनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है। सो उस डिस्टेंस को जो है कवर करते हैं तभी कंप्रेस होते हैं, है ना। वो डिस्टेंस अगर कम है तो कंप्रेस भी कम होगी, और इसीलिए जो है लिक्विड्स क्या होते हैं? ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं। क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल। नेक्स्ट प्रोसेस जो है, प्रॉपर्टी जो है, वो है डिफ्यूजन की। क्या है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन इन अ पर्टिकुलर मीडियम। लाइक गैसेस, मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड्स आल्सो डिफ्यूज एट अ स्लोअर रेट। मतलब बोला कि जो डिफ्यूजन है वो स्लो रेट पे है। बट मैं पहले आपको बता दूं कि डिफ्यूजन होता क्या है। अगर मान लो ये कंटेनर है, इधर भी हमने एक सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2 लिया और बीच में एक मेम्ब्रेन लगा दी, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन है C1 और इसकी कंसंट्रेशन है C2, और सॉल्यूशन 1 की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन 2 से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है सॉल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन उसी को बोलते हैं जहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा हो एज कंपेरिजन टू सॉल्वेंट, और इधर सॉल्वेंट पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। तो जो सॉल्यूट पार्टिकल जो है स्पॉन्टेनियसली, मतलब अपने आप दूसरे सॉल्यूशन में मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे। यहाँ सॉल्यूट पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ कम है, तो वो हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहे हैं। और यहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ सॉल्वेंट की लो, तो सॉल्वेंट यहाँ से इधर। तो इस प्रोसेस को, मूवमेंट को क्या बोल रहे हैं? डिफ्यूजन बोल रहे हैं। आपने एग्जाम्पल देख लो, अगर यहाँ पे वाटर ले लेते हैं हम, ठीक है, और इसमें गैस, तो अगर हम कोई कलर्ड सॉल्यूशन डालें, ठीक है, लिक्विड में ड्रॉप वाइज कलर सॉल्यूशन डालें तो उसको कलर एक्वायर करने में बहुत कम टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब बहुत स्लोली होगा। बट अगर हम गैस की कंटेनर में डाल दें कोई लिक्विड ऐसा जो कलरफुल हो, तो वो पूरे गैस का जो है कलर एकदम से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को डिफ्यूजन बोल रहे हैं, मतलब एकदम से मूवमेंट हो जा रही है पार्टिकल की, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब क्या है? इवेपोरेशन का मतलब है अगर आपने कोई लिक्विड किसी कंटेनर में लिया है, ठीक है, और वो क्या हो रहा है?
रूम टेम्परेचर पे ही वेपर्स में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, उसको बोल रहे हैं हम इवेपोरेशन। क्या बोल रहे हैं? इवेपोरेशन। इसका एग्जाम्पल भी है कि जो इवेपोरेशन है, अगर आप किसी बॉटल में वाटर वाटर ले लेते हो, ठीक है, उसको रूम टेम्परेचर पे रख देते हो और बॉटल का जो है ढक्कन बंद होगा, बंद बॉटल, तो आप देखोगे कि पूरे, अगर पूरा एक दिन में रखोगे ना, तो अगले दिन अगर देखोगे तो यहाँ पे वाटर की जो बॉटल के जो अपर सरफेस पे है लिक्विड्स की ड्रॉप्स मिलेंगी यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिक्विड है, सरफेस का जो लिक्विड है, सरफेस पे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थे, सरफेस पे, लिक्विड सरफेस पे जो मॉलिक्यूल थे वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गए। क्या हो गए? वेपर्स में कन्वर्ट हो गए। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो है काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स जो कि बीच में है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, कोलिजन्स की वजह से ही जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर तो हमने ढक्कन नहीं लगाया हो बॉटल का तो ये हवा में चले जाएंगे, अगर हमने ढक्कन लगा दिया तो ये क्या रहेंगे, अंदर। इससे हम पता चला सकते हैं कि इवेपोरेशन हो चुकी है, ठीक है। तो इवेपोरेशन क्या हुई? Evaporation may be defined as the process of conversion of a liquid into its vapors or at room temperature। क्या बोला? At room temperature, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं, ठीक है। सो उसकी वजह से जो है उनके बीच में जो है काइनेटिक एनर्जी भी होती है। जब काइनेटिक एनर्जी होती है तो वो ऐसे तो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सेम रहेगी, काइनेटिक एनर्जी जो है रूम टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहेगी। बट क्या होता है कि जो ऑल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम नहीं रहते, सेम काइनेटिक एनर्जी उनकी नहीं रहती। कुछ की जो एनर्जी ज़्यादा होगी, कुछ की कम होगी। तो जो जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और क्या क्या हो जाती है? इवेपोरेशन। सो इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इसका मतलब क्या है कि जो cooling is caused during evaporation. During evaporation, the molecules having higher kinetic energy escapes from the surface of the liquid. Therefore, the average kinetic energy of the rest of the molecules decreases. मतलब kinetic energy अगर ज़्यादा होगी तो मतलब उसमें जो है हीट है, हीट की वजह से उसकी जो है kinetic energy ज़्यादा है। तो वही बताएगा ना कि जो लिक्विड है वो हॉट है या कूल है। अगर वो जो हाई काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो जो बीच में लेफ्ट लिक्विड रह जाएगा किसी भी कंटेनर के बीच में, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज रह जाएगी। अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज रह जाएगी तो मतलब कूलिंग हो गई। क्यों? क्योंकि हाई काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल्स तो वेपर में कन्वर्ट हो गए, है ना। तो इसी को बोलते हैं कि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, ठीक है। सो कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर जो है इवेपोरेशन डिपेंड करती है या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है नेचर ऑफ द लिक्विड। जिस तरह का नेचर होगा उस पर इवेपोरेशन डिपेंड करेगी। अगर मान लो हमने दो टाइप के लिक्विड ले लिए, ठीक है, एक लिक्विड में जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है ज़्यादा है और एक में कम है, तो जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है अट्रैक्शन जो है ज़्यादा होगी वो इवेपोरेट नहीं होगा, और जिसमें कम होगी वो उसने तो लूजली रखा हुआ है अपने मॉलिक्यूल्स, तो वो जो लूजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स होंगे वो ईजिली जो है रिमूव हो जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट जो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो क्या करेंगे, अपने मॉलिक्यूल्स को स्ट्रांगली पकड़ के रखेंगे, है ना, तो वो इवेपोरेट नहीं होने देंगे। तो जैसा नेचर है लिक्विड का वैसा ही इवेपोरेशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट आया टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें किसी भी लिक्विड का तो इवेपोरेशन जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके बीच में काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो जो स्ट्रांगली पैक्ड मॉलिक्यूल्स होंगे वो छूटने लग जाएंगे, वो
ओवरकम करने लग जाएंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को। अगर वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर रहे हैं तो वो जल्दी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट है सरफेस एरिया। अब मैंने आपको बताया कि इवेपोरेशन क्या है, जो सरफेस के जो एरिया, सरफेस पे लिक्विड के सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वही सबसे पहले क्या होते हैं, इवेपोरेट होते हैं। तो अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी, है ना। तो इस तरह से जो है हम फैक्टर्स की, 3 फैक्टर्स की बारी बात की, नेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर, सरफेस एरिया। ठीक है। नेक्स्ट है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये क्या हुआ, ये है ऐसी हीट जो रिक्वायर है किसके लिए, इवेपोरेट करने के लिए सर्टेन मास ऑफ गिवन लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब हमें कुछ हीट चाहिए किसी लिक्विड को इवेपोरेट करने के लिए, उस हीट को क्या बोल रहे हैं, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज, ये टेम्परेचर हमें दिया है, इस टेम्परेचर पे जो है हीट ऑफ वेपोराइजेशन है 44.180 किलो जूल पर मोल। मतलब अगर वाटर को लिक्विड वाटर को हमें गैसियस में कन्वर्ट करना है तो हमें कितनी हीट ऑफ वेपोराइजेशन चाहिए, 44.180 किलो जूल पर मोल। ठीक है। द हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेज इन द molecules of liquid, thus greater the magnitude of attractive forces, more will be the heat of वेपराइजेशन। ठीक है। जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी वो उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, हीट को उतनी ही ज़्यादा हीट लगेगी उनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए। ठीक है। सो दिस इज द हीट ऑफ वेपराइजेशन। प्रॉपर्टी है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है ना। तो उसके बारे में पढ़ने के लिए मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। कैसे, मान लो ये एक कंटेनर है, उसमें हमने कोई लिक्विड ले लिया। ठीक है। फिर हमने उसको हीट किया, क्लोज्ड कंटेनर लेना है। ठीक है। हीट किया तो ये जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या करेंगे, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, वेपर्स, है ना। वो क्या करेंगे, सर्टेन प्रेशर क्रिएट करेंगे किसके ऊपर, लिक्विड के ऊपर। क्या, कैसे, अगर वो लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, इवेपोरेट हो रहे हैं। ठीक है। फिर जब ये वेपर्स हैं वो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएंगे, फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होना लग जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो इनके बीच की काइनेटिक एनर्जी होगी वो दोनों की बराबर हो जाएगी। ठीक है। तो इसकी वजह से जो है वो कंडेंस करना स्टार्ट कर जाएंगे, मतलब वो लिक्विड में फिर से कन्वर्ट करना स्टार्ट हो जाएंगे। पहले वो वेपर थे, फिर वो यहाँ पे इन वॉल्स के साथ कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने की वजह से जो है वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। तो वो क्या कर जाएंगे, कंडेंसेशन। तो जब ये इवेपोरेशन और कंडेंसेशन सेम हो जाती है, जितनी इवेपोरेशन हो रही है उतनी ही कंडेंसेशन हो रही है, तो उसके बीच को क्या बोलेंगे हम, इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। तो वेपर प्रेशर क्या हुआ, द प्रेशर exerted by the vapors of the liquid in equilibrium with liquid at a given temperature। मतलब प्रेशर जो है वेपर्स के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है किसके ऊपर, लिक्विड के ऊपर, एट कौन सी कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन और गिवन टेम्परेचर पे, उसको क्या बोल रहे हैं हम, वेपर प्रेशर। ठीक है। सो फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर्स जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है फैक्टर नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है। अगर तो नेचर ऑफ लिक्विड मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो किस टाइप के हैं। अगर वीक हैं तो वेपर्स भी जल्दी जल्दी बनेंगे। अगर वेपर्स जल्दी बन रहे हैं तो मतलब उनके बीच का इक्विलिब्रियम भी बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है। तो वेपर प्रेशर क्या होगा उनका, हाई होगा। हाउएवर इफ दीज फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग,
अगर वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है तो क्या होगा कि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली चेंज नहीं होंगे वेपर्स में। अगर वो इजीली चेंज नहीं होंगे तो इक्विलिब्रियम भी बहुत लेट आएगा। अगर इक्विलिब्रियम भी जल्दी नहीं आएगा तो मतलब वेपर प्रेशर भी जो है लो होगा। आप यहाँ पे ये ग्राफ देख रहे हो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का, तो यहाँ पे जो है डिफरेंट टाइप्स के लिक्विड लिए हुए हैं, डाई इथाइल ईथर, एसीटोन, इथाइल अल्कोहल, वाटर, मतलब ये नेचर है लिक्विड का। ठीक है, तो अगर डाई इथाइल ईथर ले रहे हैं हम तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू एसीटोन। ठीक है, और इथाइल अल्कोहल का उससे कम, वाटर का उससे कम, वेपर प्रेशर कम है, टेम्परेचर बढ़ाने पे उनका बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। ठीक है, the vapor pressure of a liquid increases with the rise in temperature. When the temperature is increased, the average kinetic energy of the molecules in the liquid also increases. मतलब उनके बीच की एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, as a result the number of molecules having sufficient kinetic energy to overcome the intermolecular forces of attraction also increases. मतलब जो उनके बीच की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी इंक्रीज कर जाएगी, है ना। तो वो क्या करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से ओवरकम हो जाएंगे। जब वो ओवरकम हो जाएंगे तो दिस विल लीड टू अ ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द वेपर फेज, मतलब वो वेपर फेज में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे एंड कॉन्सिक्वेंटली द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड विल बी ऑल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, सो क्या बोला इधर, the vapor pressure of any liquid is inversely proportional to the magnitude of intermolecular forces and is directly proportional to the temperature employed. तो यहाँ पे क्या बोला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर तो वीक है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा, और अगर स्ट्रांग है तो क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा। बट टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है तो वेपर प्रेशर कम है, इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मान लो ये आपके पास एक कंटेनर है, इसमें जो है आपने क्या लिया, वाटर ले लिया। ठीक है, वाटर लिया और इसको हीट किया। ठीक है, हीट करते हो जब आप, अभी ये क्लोज्ड कंटेनर नहीं है, ये क्या है, ओपन कंटेनर है। तो ओपन कंटेनर है तो मतलब इसके ऊपर क्या लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगेगा। तो जो है ये वाटर मॉलिक्यूल्स कब बॉइल्स करना स्टार्ट होंगे, जब इनका वेपर प्रेशर, जब ये वेपर्स में जो कन्वर्ट होंगे वो वेपर्स जो है इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम कर जाएंगे, मतलब इसके इक्वल आ जाएंगे, तब जो है ये वाटर क्या करना स्टार्ट कर देगा, बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, so the temperature at which the vapor pressure on the surface of the liquid is equal to the atmospheric pressure. ऐसा टेम्परेचर जिसपे वेपर प्रेशर इस सरफेस ऑफ लिक्विड पे इक्वल किसके है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है, तो क्या उसके बाद जो है जब वो इक्वल हो जाएंगे तभी जो है वाटर बॉयल करना स्टार्ट करेगा और तभी जो है वेपर्स बनना स्टार्ट होंगे। ठीक है, अगर तो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा तो वेपर्स तो बनेंगे ही नहीं, है ना। तो उसको उसके जब बराबर हो जाएंगे, वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, तभी जो है उस टेम्परेचर को बोलेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। और जब बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है तो वेपर्स बनना भी स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो है इन्होंने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट दिए हुए हैं, किसके, वाटर के, इथेनॉल के, क्लोरोफॉर्म के, एसीटोन के, डाइइथाइल ईथर के। मतलब इस टेम्परेचर पे जो है, टेम्परेचर किस पे लिया है, केल्विन में, इस टेम्परेचर पे जो है ये क्या करना स्टार्ट कर देंगे, लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, since the boiling point of the liquid is linked with the external pressure, it can be made to boil at a temperature higher than its normal boiling point by increasing the external pressure or the pressure on its surface. अगर मान लो उन किसी लिक्विड पे जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था, या उनका जो प्रेशर है जिस पे जो है, जिस टेम्परेचर पे वो बॉयल करना स्टार्ट कर दें, अगर मान लो वो प्रेशर और बढ़ा दिया
तो उनको टेम्परेचर भी ज़्यादा लगेगा, है ना, तभी तो वो बॉयल होंगे, ठीक है। लाइकवाइज इट कैन बी मेड टू बॉयल एट अ टेम्परेचर लोअर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑन इट्स सरफेस। और अगर मान लो हम प्रेशर जो है डिक्रीज कर दें, है ना, तो क्या होगा, वो लोअर टेम्परेचर पे बॉयल करना स्टार्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो जो यहाँ पे प्रेशर जो है वो मेन रोल प्ले कर रहा है। अगर प्रेशर ज़्यादा है तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, और अगर प्रेशर कम है, लो है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी लो है, ठीक है। इट इज़ अ कॉमन एक्सपीरियंस दैट वाटर बॉयल्स एट अ लोअर टेम्परेचर इन अ प्लेस लाइक शिमला एंड एट अ हायर टेम्परेचर इन चंडीगढ़। सिंस Shimla is at a higher altitude than Chandigarh, the atmospheric pressure in Shimla is lower, therefore water boils at a lower temperature in Shimla than in Chandigarh। तो इन्होंने क्या बोला कि जो टेम्परेचर की बात की इन्होंने, प्रेशर की, शिमला में जो है हाई एल्टीट्यूड पे है तो प्रेशर भी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होगा, और चंडीगढ़ जो है लो एल्टीट्यूड पे है तो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा। तो उन्होंने बोला जो शिमला में जो वाटर को बॉयल करने के लिए, ठीक है, टेम्परेचर होगा वो कम होगा, और चंडीगढ़ में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है। So it is interesting to note that the temperature of a liquid kept in container increases upon heating as long as it has not boiled, ठीक है। सो क्या बोला कि अगर किसी कंटेनर में हमने कोई लिक्विड लिया हुआ है तो जब तक टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो वो क्या करता जाएगा, हीट होता जाएगा, ठीक है। बॉयल नहीं होगा, जब तक बॉयल नहीं होगा वो हीट होता जाएगा। जब बॉइलिंग पॉइंट आ गया तो उसका टेम्परेचर जो है कांस्टेंट हो जाएगा। फिर आप चाहे वो कितनी भी देर तक बॉयल होता रहे बट उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा जब वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा, ठीक है। और तब तक उसका टेम्परेचर सेम रहेगा जब तक वो पूरा का पूरा लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता, ठीक है। एक्चुअली व्हेन द लिक्विड इज हीटेड द एनर्जी सप्लाइड इंक्रीजेज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी एंड देयरफॉर द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। वंस द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट इज रीच्ड, हीट एनर्जी नाउ सप्लाइड कंपनसेट द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू एस्केपिंग मॉलिक्यूल्स। जब वो बॉयल करना स्टार्ट हो जाता है तो जो हीट एनर्जी है वो कंपनसेट करने लग जाती है, किसके लिए, लॉस्ड एनर्जी के लिए, जो कि मॉलिक्यूल्स जो है एस्केप हो चुके हैं। सो देयर इज नो चेंज इन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, मतलब उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी में ही कोई चेंज नहीं आता है। एंड the temperature of the liquid does not change till whole of it has changed it into vapors, ठीक है। सो बॉइलिंग पॉइंट और इवेपोरेशन में डिफरेंस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट जो है किसी सर्टेन टेम्परेचर पे होगा, ठीक है, बॉइलिंग जो है वो सर्टेन टेम्परेचर पे हो रही है, और इवेपोरेशन क्या हो रही है, स्पॉन्टेनियसली और एट ऑल टेम्परेचर्स, ठीक है। बॉइलिंग टेक्स प्लेस फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लिक्विड एंड इवन बिलो द सर्फेस। अगर एक बार बॉइलिंग स्टार्ट हो जाए तो इंटरमीडिएट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी बॉयल करना स्टार्ट कर जाएंगे, बट जो इवेपोरेशन है वो सिर्फ सरफेस फिनोमिना है, ठीक है। इट टेक्स प्लेस ओनली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। सो बॉइलिंग जो है बहुत फास्ट होती है और इवेपोरेशन जो है बहुत स्लोली होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड्स। क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड्स। सरफेस टेंशन क्या हुआ, अब मान लो ये आपने एक कंटेनर लिया है और इसमें ये वाटर है, ठीक है। तो ये जो इंटरमीडिएट पार्टिकल है इसके ऊपर जो फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो सब तरह से एक बराबर लग रही हैं। तो मतलब अगर ये एक बराबर लग रही हैं तो वो जीरो हो जाएंगी, नील हो जाएंगी। बट जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल हैं, सरफेस लिक्विड के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अबव साइड पे तो कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं, है ना। तो इधर से तो इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ही नहीं, इनकी मॉलिक्यूलर फोर्सेस सिर्फ इस साइड पे हैं जिधर से जो है सराउंडिंग में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इन मॉलिक्यूल्स को पुल करते हैं टुवर्ड इनसाइड। इसी पुल की वजह से जो है इनके सरफेस पे टेंशन क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है, टेंशन क्रिएट हो जाता है। द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज अंडर
टेंशन बिकॉज ऑफ द इनवर्ड पुल बाय द मॉलिक्यूल्स। उसी को क्या बोले, उसी इनवर्ड पुल को क्या बोला, सरफेस टेंशन। ठीक है, इनवर्ड पुल की वजह से जो टेंशन क्रिएट हो रहा है ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, उसको क्या बोल रहे हैं हम, सरफेस टेंशन। सो डेफिनेशन क्या आई सरफेस टेंशन की, द टेंजेंशियल फोर्स acting along the surface of the liquid at right angles to the surface along 1 centimeter length of the surface। ये एरिया बता रहे हैं, ठीक है, सरफेस का। द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग along the surface of the liquid at right angles to the surface along 1 centimeter length of the surface। ठीक है, सो कुछ दो फैक्टर्स हैं जिन पे सरफेस टेंशन डिपेंड करती है। फर्स्ट है टेम्परेचर के, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उनके बीच की एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स के बीच की बढ़ जाएगी। अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है कम हो जाएंगी तो क्या होगा, सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, at a certain temperature known as critical temperature, the surface tension of the liquid becomes zero, which means that the meniscus between the liquid and the vapors disappears। ठीक है, नेचर ऑफ द लिक्विड, नेक्स्ट है नेचर ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करती है। अगर मान लो ऐसा लिक्विड लिया हमने जिसमें जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो क्या है, वीक हैं, तो उनके बीच की सरफेस टेंशन भी कम होगी। अगर उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऐसा सॉल्यूशन ले रहे हैं जिनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है ज़्यादा है तो उनकी सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होगी। ठीक है, सो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल भी दिया हुआ है, द सरफेस टेंशन फॉर अ फ्यू लिक्विड्स इन न्यूटन पर मीटर इज, वाटर के लिए 72.8 न्यूटन पर मीटर। इथाइल अल्कोहल का 22.3 ग्रेटर है किससे, ईथर से। ईथर आपको पता है कि आप देखते हो ना वो हम नेल रिमूवर लेते हैं उसमें भी जो है ईथर प्रेजेंट होता है, तो वो इजीली जो है इवेपोरेट हो जाता है अगर उसको खुला छोड़ दें। क्यों, क्योंकि उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं। ठीक है, इसीलिए जो है वो इजीली इवेपोरेट हो जाता है। तो मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है तो सरफेस टेंशन भी कम है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में कि सरफेस टेंशन की क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। एक तो ये है कि जो लिक्विड ड्रॉप्स होती हैं वो स्फेरिकल होती हैं। क्यों, क्योंकि जो इनके लिक्विड ड्रॉप्स के इनवर्ड में जो मॉलिक्यूल्स हैं उन वो क्या है, इनवर्ड पुल लगाते हैं। ठीक है, अगर वो इनवर्ड पुल लगाते हैं तो वो कम ट्राई करते हैं कि जो लिक्विड का जो ड्रॉप्स का जो शेप है वो कम से कम सरफेस एरिया कवर करे। तो सबसे कम जो सरफेस एरिया किसका होता है, स्फीयर्स का। इसीलिए जो है लिक्विड ड्रॉप्स क्या होती हैं, स्फेरिकल होती हैं। और नेक्स्ट बोला कि इंसेक्ट्स कैन वॉक ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। वो कि कैसे, जब वो सरफेस टेंशन अप्लाई हो रही है किसी वाटर पे तो वहां पे क्या करते हैं वो, जब उसको इनवर्ड पुल लगा रहे हैं, नीचे को लगा रहे हैं, तो वो इलास्टिसिटी क्रिएट कर देते हैं सरफेस पे, वाटर के सरफेस पे। मतलब वो एक तरह की मेम्ब्रेन बना देंगे, इलास्टिक मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से जो है वो इंसेक्ट्स क्या है उसके ऊपर चल पाते हैं विदाउट ड्रॉइंग। ठीक है, नेक्स्ट बोलो कैपिलरी एक्शन के बारे में। आपने देखा होगा कि अगर कैपिलरी को किसी भी लिक्विड में डाल दें या वाटर में डाल दें तो ऑटोमेटिकली जो है वो वाटर राइज करने लग जाता है कैपिलरी ट्यूब में। वो क्यों, क्योंकि जो इनवर्ड पुल है वो इसको पुश करेगा वाटर को किसमें, कैपिलरी में। तो इसीलिए जो है कैपिलरी एक्शन होता है, किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन हो रहा है तो इधर से जो है यहाँ को अंदर को लग रहा है पुल। ठीक है, अंदर को पुल लग रहा है तो अगर हम कोई कैपिलरी ट्यूब डाल रहे हैं तो जो इनवर्ड पुल लग रहा है वो सीधा इसी में जा रहा है। ठीक है, और वो वाटर कैपिलरी ट्यूब में राइज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी का मतलब क्या हुआ, आपने देखा होगा वाटर वगैरह जो है
अगर उसको हम सरफेस पे गिरा दें तो वो इजीली जो है मूव करना स्टार्ट कर देता है। वहीं अगर हम शहद ले लें, हनी ले लें, या कुछ लाइक कैस्टर ऑयल या ग्लिसरॉल ले लें, तो वो क्या है, बहुत स्लोली मूव करेंगे। ठीक है, मतलब वो फ्लो नहीं करेंगे इजीली, बहुत स्लो स्लो फ्लो होगा। बट जो वाटर होगा वो इजीली फ्लो कर जाएगा। तो उसी को बोल रहे हैं हम कि जो रेजिस्टेंस आ रही है किसी भी, जैसे हनी में जो रेजिस्टेंस आ रही है फ्लो करने के लिए, उसको बोल रहे हैं विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या हुई, द इंटरनल रेजिस्टेंस टू द फ्लो पोजेस्ड बाय अ लिक्विड। ठीक है, द इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो इज ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन डिफरेंट लिक्विड्स। मतलब अगर लिक्विड्स में जो है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हैं, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो वो विस्कस मोर विस्कस होंगे। अगर वो वीक हैं तो विस्कोसिटी जो है कम होगी। ठीक है, सो जो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर विस्कोसिटी डिपेंड करती है वो है टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो विस्कोसिटी जो है डिक्रीज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ओवरकम हो जाती हैं। अगर उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ही नहीं रहेगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, तो मतलब वो विस्कोसिटी कम कर हो जाएगी, विस्कस नहीं रहेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट है नेचर ऑफ लिक्विड्स। अगर ऐसे लिक्विड्स जिनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हैं तो वो मोर विस्कस होंगे देन जिनकी वीकर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल विस्कोसिटी ऑफ बेंजीन इज, बेंजीन C6H6 is 0.65 into 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, while that of the ethyl alcohol is C2H5OH is 1.20 into 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, this means that molecules in alcohol have stronger intermolecular forces of attraction compared to benzene molecules। आप देख रहे हो यहाँ पे 1.20 और वहां पे 0.65। ठीक है, तो मतलब इसकी जो है विस्कोसिटी ज्यादा है और उसकी कम है। तो इसमें इथाइल अल्कोहल में जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और बेंजीन में कम है। ठीक है, नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो यह था आपका टॉपिक। एक टॉपिक है आपके सिलेबस में मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है, ऐसे तो ये सॉलिड्स में आता है बट यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है। ठीक है, अब आप सॉलिड ले लो और उसको जो है हीट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, जैसे कि मान लो आइस ले लिया आपने, अगर उसको हम हीट करना स्टार्ट करेंगे तो वो धीरे धीरे क्या है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब उनके बीच की जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होती जाएंगी, कम होती जाएंगी तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पे सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर जाए उसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। सो ये जनरल सा कंसेप्ट है आपका इसमें। बाकी सॉलिड स्टेट्स के बारे में तो आप +2 क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये थे आपका यूनिट 5। ओके, थैंक यू।